नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। वो आसमान में उस चेहरे को तलाशने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम रही। एक अदद बेचैनी ने उसे घेर लिया था। वरीड वरीड दिल कचोट रहा था। कोशिश तो बहुत की उसने अपने दिल को समझाने की, पर मुमकिन ही कहाँ था। पर अपनी जाना से दूर होकर तो हजारों टुकड़ों में बंट चुका है उसका दिल, और उस दिल के हर टुकड़े में वही तड़प, वही बेचैनी समाई है। वरीड वरीड आंखों को एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार था, एक नजर उस चेहरे को देखने का जो दिल के हर टुकड़े पर छपी है। ये इंतजार एक बार फिर ले गया उसे वक्त के उस पहर में, जब पहली बार उसने उसे देखा था, इस बात से अनजान की उसकी गजल, जिसने मीलों की दूरी के बावजूद उसके दिल पर हुकूमत हासिल कर ली थी, वो ठीक उसके सामने बैठी है। चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा। अंबर सामने वाली सीट पर दोनों पैर रखे, दोनों हाथ सर के पीछे किए, चेहरे पर बुक रखे, आंखें बंद कर बैठा था। वो किताब उसके चेहरे के साथ साथ उन अश्कों को भी छिपाने की कोशिश कर रहा था, जो बिना इजाजत कभी अंबर के कोरों से बह जाते तो कभी उन कोरों में ही उलझ कर रह जाते। क्राइंग क्राइंग क्राइंग। आज इतने वक्त बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब गजल का प्रोग्राम हुआ हो, पर उसे गजल की आवाज सुनाई ना पड़ी हो। दिल घबरा रहा था उसका, जाने उसकी गजल कैसी होगी, उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना, क्यों नहीं गाया उसने। ऐसे ही कई सारे सवालों से मन बड़ा बेचैन था उसका। वरीड वरीड सामने खड़ी लड़की धरा ने उसे कई बार आवाज लगाई, मगर वो तो अपनी गजल के ख्यालों में इस हद तक डूबा था कि शायद धरा की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाई। धरा कुछ पल असमंजस में उसे देखती रही, फिर हिम्मत कर उसने डरते हुए अपने कांपते हाथों से आहिस्ते से अंबर के पैरों को हिलाया। कौन? हड़बड़ाते हुए अंबर ने तुरंत अपने कोरों में फंसे बूंदों को पोंछते हुए किताब चेहरे से हटाए और सामने खड़ी लड़की यानी को धर को देखा। सादगी से लिपटी वो घबराई सी उसे देख रही थी। वरीड वरीड शायद उसके इस तरह हड़बड़ाने से घबरा गई थी। देखने में उम्र यही कोई 20 साल होगी। सिंपल गुलाबी रंग की कुर्ती के साथ सफेद लेगिंग्स, गले में जल्दबाजी में लपेटा सफेद स्कार्फ, काले बालों का जुड़ा जिससे में निकल कर लंटे बेतरतीबी से उसके चेहरे पर झूलती हुई गालों को सहला रही थी। सादगी से दमकते उस गोरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, उस सुरमे को जिसकी एक पतली सी धार उसकी उन कथई आंखों पर बांध बनाने की कोशिश कर रही थी। गुलाबी नाजुक पंखुड़ियों जैसे होंठ और ठोड़ी पर एक निहायती प्यारा सा तिल। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। धुलने के कारण बिल्कुल साफ, दूध से गोरा चेहरा जैसे मलाई में गुथ कर उसे बनाया गया हो। चेहरे से पानी की बूंदें अब तक रह रह कर फिसलती हुई ठोड़ी पर आकर दो पल ठहरती, फिर टपक कर ट्रेन के उस फर्श में समा जाती। जी, वो आपका पैर हमारे सीट पर है। घबराए आवाज में धरा ने कहा। अंबर ने कुछ खासा रिएक्ट ना करते हुए अपने पैर समेट लिए और अपना सर खिड़की पर टिकाकर वापस अपनी गजल को बेचैनी से याद करने लगा। वरीड वरीड धरा अपनी सीट पर बैठ गई, अपने हाथ में पकड़ा शादी का जोड़ा देख उसके चेहरे पर कड़वाहट पसर गई। फ्लश्ड फ्लश्ड उसने उस लहंगे को ट्रेन की खिड़की से फेंका और झांकते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, महादेव हिम्मत दीजिएगा हमें। अपने सपने को पूरा करने के लिए इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं, हमारा साथ मत छोड़िएगा। अपना सर खिड़की पर टिकाकर वो गुजरते रास्तों को ताकने लगी, तभी उसका फोन बज पड़ा। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे।
नंबर देख धरा के चेहरे पर वापस डर और घबराहट ने अपनी जगह बना ली। कोल्ड स्वेट, उसके हाथ पैर फूलने लगे और दिल डर कर दुबक सा गया था। उसने कॉल कट कर दिया लेकिन फोन एक बार फिर बज पड़ा। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। धरा पथराई आंखों से उस नंबर को घूरे जा रही थी। हाथ कांप रहे थे उसके और चेहरे पर पसीने की बूंद चुहचुहाने लगी थी। वरीड वरीड। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? फोन बज रहा है तुम्हारा। अगर रिसीव नहीं करना तो फेंक दो इसे या फिर बंद करो, लेकिन अगर दो। नाइट मोड बंद। वापस जाएं। बुकमार्क साझा करें। चेहरे पर पसीने की बूंद चुहचुहाने लगी थी। वरीड वरीड। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? फोन बज रहा है तुम्हारा। अगर रिसीव नहीं करना तो फेंक दो इसे या फिर बंद करो, लेकिन अगर दोबारा ये फोन बजा तो तोड़ दूंगा। गुस्से में अंबर ने धरा पर चिल्लाते हुए कहा, पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। वो पहले से ही गजल के बारे में सोचते हुए परेशान था। उस पर से धरा के फोन का बार बार बजना उसे परेशान कर रहा था और आखिरकार उसका सारा गुस्सा धरा पर फट पड़ा। पाउटिंग पाउटिंग। उसके इस तरह चिल्लाने से धरा कांप उठी। फेयरफुल। एक तो वो पहले से ही डरी हुई थी, उस पर से अंबर का गुस्सा जैसे गरीबी में आटा गीला। तब तक फोन बजकर शांत हो गया। बंद बंद हो गया फोन। उसने डरते हुए कांपते शब्दों में कहा। उसे यूं डरते देख अंबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपना गुस्सा यूं किसी अनजान पर उतार दिया। सॉरी फोल्डेड हैंड्स। मुझे इस तरह। अंबर ने इतना कहा ही था कि एक बार फिर धरा का फोन बज पड़ा। हिम्मत करके धरा ने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर फोन को कान से लगाया। उधर दूसरी तरफ से कोई उस पर चिल्ला रहा था। धरा ने अपनी आंखें जोरों से मींच ली। नहीं। हाँ। हम वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं। आप आप लोग बहुत बुरे हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे। क्राइंग। डरते हुए कांपते हरफों में उसने कहा। दूसरी ओर से कोई लगातार उस पर चिल्ला रहा था। पाउटिंग। धरा ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। अंबर उसे को देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं बताएंगे हम। आपको जो करना है कर लीजिए। डरते नहीं हैं हम आपसे। हम आप जैसे गुंडे से कभी शादी नहीं करेंगे, कभी नहीं। आप हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। दोबारा कभी फोन मत करिएगा। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोल धरा ने कॉल कट कर दिया। डर के कारण वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। फेयरफुल। अंबर ने उसकी ओर पानी की बोतल बढ़ाई, जिसे लेकर पानी पीकर लौटाते हुए धरा ने शुक्रिया कहा। तो अपनी शादी से भाग कर आई हो तुम? पदचिह्न। अंबर ने सवाल पूछा, जिसे सुनकर धरा हैरान सी उसे देखने लगी। रश्ट फेस। उसे डर था कि कहीं अंबर भी उस गुंडे से तो मिला हुआ नहीं है ना। उसे डरता देख अंबर मुस्कुराते हुए बोला, डरो नहीं। गुंडा नहीं, फौजी हूँ। क्या आप फौजी साहब हैं? पर वो लोग तो बहुत खड़ूस और गुस्सैल होते हैं ना, पर आप तो अच्छे हैं। नहीं, खड़ूस तो आप भी हैं, लेकिन थोड़े कम वाले खड़ूस हैं। धरा बड़ा सा मुंह खोलते हुए हैरानी से बोली। अस्टॉनिश्ड फेस। उसे यूं रिएक्ट करता देख अंबर एक भंव उचकाते हुए पूछा, डिसअपॉइंटेड। अच्छा तो फौजी खड़ूस लगते हैं तुम्हें? नहीं। धरा अटकते हुए बोली। मतलब खड़ूस नहीं होते? अंबर ने एक और सवाल दागा, जिस पर एक बारगी फिर अटकते हुए धरा ने कहा, नहीं मतलब हाँ। नहीं वो। धरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंटरव्यू में आई है और सामने बैठी ज्यूरी की पैनल एक के बाद एक आउट ऑफ बॉक्स वाले सवाल उस पर दागे जा रही है। टीयर्स ऑफ जॉय। रिलैक्स। सही कहा, तुम्हें खड़ूस होते हैं हम लोग पर होना पड़ता है, वरना दुश्मन थाली में परोसे खाने की तरह निगलने में वक्त नहीं लगाएगा।
हंसकर अंबर बीईजी होते हुए बोला, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। उसे हंसते देख धरा भी हल्का सा मुस्कुराई। तभी आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। नंबर देख धरा की हंसी एक पल में ही रुक सी गई और चेहरे पर घबराहट लौट आया। कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्वेट। हमने कहा ना, दोबारा कॉल मत करिएगा। हम कभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ हैं, समझे आप। दूसरी तरफ की बात सुन धरा ने चिल्लाते हुए कहा और फोन कट कर दिया, मगर उसी नंबर से एक बार फिर कॉल आने लगा। यही सिलसिला जारी था। धरा कॉल कट कर रही थी मगर उधर से बार बार कॉल आ रहे थे। खींचते हुए अंबर ने उससे फोन लिया और रिसीव कर गुस्से में बोला, पाउटिंग पाउटिंग। लड़की ने एक बार कहा, दोबारा कॉल ना करने तो बात समझ नहीं आई। अब कॉल किया तो फोन में घुस के मारूंगा। जब भी देखना हो कश्मीर बॉर्डर पर आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। वापस धरा को पकड़ा दिया अंबर ने। शुक्रिया, आपने अनजान होकर भी हमारी मदद की। धरा ने हल्का मुस्कुराकर कहा, जिसके बदले भी अंबर भी हल्के के मुस्कुराया, स्मर्क स्मर्क। अंबर, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अब तक। शादी से भाग कर आए हो तुम, पदचिह्न पदचिह्न। धरा, जी। हमारी सौतेली माँ जबरदस्ती हमारी शादी एक गुंडे से करना चाहती है, पर हम ये शादी नहीं करना चाहते थे। हमें अपने सपने पूरे करने हैं। इसलिए रात में घर से भाग गए। रात भर अपनी दोस्त के यहाँ रुककर दोपहर में इस शहर को छोड़ने के लिए स्टेशन आए। सामने जो ट्रेन खड़ी थी उसमें चढ़ गए। अंबर, तुम्हें नहीं लगता यूं भागने से बेहतर तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए? आफ्टर ऑल तुम बालिग हो, कानून के हिसाब से कोई जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करा सकता। धरा, वो गुंडा जिससे हमारी शादी कराने की कोशिश की जा रही थी वो मंत्री का बेटा है। पुलिस जनता के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए काम करती है। इसके बाद उनके बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई। अंबर को समझ नहीं आया कि क्या कहे। धरा ने अपना सर खिड़की से टिका दिया और गुजरते शहर को सुनी नजरों से देखने लगी। उस खामोशी को तोड़ने का काम किया धरा के फोन ने, सेल फोन। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। नंबर देख धरा ने तुरंत रिसीव किया और रोते हुए बोली, क्राइंग क्राइंग, हेलो बुआ माँ। कॉल धरा की बुआ माँ सुधा सिंह राणावत का था। धरा का रोना सुन सुधा जी परेशान होते हुए बोली, वरीड वरीड बेटू, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आप कहाँ हैं गुड़िया? भाभी का कॉल आया था, वो आपके बारे में पूछ रही थी। बताइए हमें क्या हुआ है, कहाँ हैं आप? धरा किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी, जैसे चोट लगने के बाद माँ की गोद मिलने पर बच्चा हर दर्द को आंसुओं के जरिए बहा देता है। क्राइंग क्राइंग, बुआ माँ वो, उन्होंने हमारी जबरन शादी कराने की कोशिश की तो हम वहां से भाग गए, पदचिह्न पदचिह्न। हम इस वक्त ट्रेन में हैं। हमें नहीं पता ये ट्रेन कहाँ जा रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बुआ माँ। सब अजनबी हैं यहाँ, हमें बहुत डर लग रहा है। धरा की उसकी बुआ माँ से कही गई बातें सुन अंबर ने अपने बैग से एक पॉकेट डायरी निकाला और उस पर कुछ लिखकर धरा की ओर बढ़ा दिया। धरा ने डायरी के उस पन्ने को देखा। उस पर लिखा था, बनारस जाने वाली ट्रेन है ये, और बेशक सब अनजान लोग हैं, मगर तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ये अनजान फौजी लेता है। जब तक तुम्हें सैफुली तुम्हारी बुआ माँ के पास नहीं पहुँचा दूंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा, चमकता सितारा। गजल। अंबर तब से एक तिनके से बर्फ की सरजमी पर धरा का नाम लिखने की कोशिश कर रहा था, मगर आसमान से गिरते बर्फ ने मानो कसम खा ली हो उस नाम को मिटाने की। अंबर जितनी बार नाम लिखता उतने बार बर्फ उस नाम को मिटा देता। ये देख एक तड़प के साथ अंबर की चीख बर्फीली पहाड़ी वाली फिजाओं में गूंज उठी। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों?
उसे तो मुझसे दूर कर लिया, उसके नाम को भी क्यों छीन रहे हैं मुझसे? जाना, एक बार तो लौट आओ वापस। तुम हमेशा कहती थी कि मेरे बगैर जी नहीं सकती, फिर क्यों चली गई? क्यों एक बार भी मुड़कर मेरी ओर नहीं देखा? दिल कहता है तुमने धोखा नहीं दिया बल्कि हमें छला गया है, पर मलाल इस बात का है कि तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मुझसे अपना दर्द बांट सको। तुम तो जानती हो ना, चाहे कितने ही मिलों की दूरी हो, तुम्हारा दर्द नश्तर की तरह सालता है दिल और तीर, फिर क्यों दे रही हो खुद को दर्द? क्यों? बहुत दर्द होता है जाना, बहुत दर्द। प्लीज आकर मुझे राहत दे दो। वापस आ जाओ यार। एक बार आकर गले से लगा लो। एक आग सी लगी है सीने में, आकर इसे बुझा दो। मैं सोया नहीं कई रातों से, मेरा सुकून जो ले गई तुम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।